हाय एवरीवन। तो 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट किसके बारे में है? स्टेटमेंट एक राइट ट्रायंगल के बारे में है। ठीक है, राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल देते हैं हम लोग, राइट ट्रायंगल को। तो एक एंगल 90 डिग्री का हो उस ट्रायंगल को हम क्या बोल देते हैं? राइट ट्रायंगल। तो मैंने राइट ट्रायंगल बना ली, ये एंगल मैंने 90 डिग्री का ले लिया। ठीक है, नेम भी रख लेते हैं वर्टेक्स की, वर्टेक्स के नाम रख लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ भी। अब देखो आगे क्या कह रहा है वो इस ट्रायंगल के बारे में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो वो क्या कह रहा है, आसान लैंग्वेज में लिख के दिखाते हैं। वो कह रहा है कि जो अल्टीट्यूड है ना, जो अल्टीट्यूड है हमारा, वो बेस से 7 लेस है। बेस से जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। तो इसका मतलब हम इस लैंग्वेज को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं कि जो बेस एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब डायग्राम में कैसे पुट करेंगे वैल्यूज? मान लो मैंने बेस को लेट कर लिया, एक्स है। लेट द बेस इज द लेंथ ऑफ द बेस इज 7, सॉरी एक्स। तो मैंने बेस को लेट कर लिया एक्स। तो डायग्राम में बेस कौन सा होता है हमारा? ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूस। तो बेस ये है, तो मैंने बेस को एक्स लेट कर लिया। अब देखो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा? एल्टीट्यूड तो हमें पता है, अगर बेस एक्स हो गया हमारा तो एल्टीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? बेस की जगह एक्स लिखो, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड हमारा ये वाला है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा? एक्स माइनस 7। तो मैंने बेस को एक्स सेलेक्ट किया और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा? एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस माइनस 7 था, तो बेस की जगह एक्स पुट कर दिया और माइनस 7 ऐसे लिखा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड भी मिल गया हमें। अब देखो आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इफ द हाइपोटेन्यूस इज, तो हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ हमें? 13। तो ये साइड है ना हमारी हाइपोटेन्यूस, ये 13 है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो इसकी लेंथ हमें गिवन है 13। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? फाइंड द अदर टू साइड। दोनों इन बाकी जो हाइपोटेन्यूस तो हमें गिवन है, बाकी जो दो साइड रहेगी ना, ए बी और बी सी, मतलब कि बेस और जो ये हमारा एल्टीट्यूड है, इसकी हमें लेंथ पता करनी है कितनी होगी। ठीक है, अब देखो जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम पक्का यूज होगी। ठीक है, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्रायंगल में। वो क्या होती है हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात होते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे मेरा हाइपोटेनियस क्या था? AC था, तो हाइपोटेनियस की स्क्वायर यहाँ पे ये होती है ना, हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मेरा यहाँ पे ये था, AC था, तो AC की स्क्वायर इज इक्वल टू वो क्या था? बेस क्या था? AB था, AB की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या था? BC था, तो BC की स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब AC की वैल्यू पुट करो। AC की वैल्यू है 13, 13 की स्क्वायर इज इक्वल टू AB की है x, x की स्क्वायर हो जाएगा, BC की है x माइनस 7, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगी। अब ये 13 की स्क्वायर 169 होता है, यहाँ पे x की स्क्वायर एज इट इज। इसको सोल्व कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ये होता है वो, ये फॉर्मूला आता है, ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब देखो सोल्व करो इसको जितना कर सकते हो। इसको मैं ऐसे करती हूँ, ये दोनों को 2x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 49x। ठीक है, अब सबको लेफ्ट साइड ले आओ। साइन चेंज हो जाएंगे। अगर सारे राइट साइड वालों को सबको मैं लेफ्ट साइड ले आई तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, वो पॉजिटिव का आएगा। अब ये एज इट इज़, बाकी तो कुछ सोल्व करने को है ही नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। अब माइनस सबसे पहले जो कॉमन आता है वो ले लो। -2 कॉमन आ रहा है अपना, ले लेते हैं। -2 कॉमन गया। ठीक है, तो ये -2 उस साइड चला जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 0.-2
0 पॉइंट समथिंग 0 ही होता है, 0 के नीचे कुछ भी आए वो 0 ही होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो कैसे, 60 की तो हम क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर रही हूँ मैं। 60 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कर ली। इसके दो पार्ट ऐसे, दो ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिनका प्लस या माइनस करके हमारा क्या आ जाए, इसके दो ऐसे ग्रुप बनाएंगे इन नंबर्स के जिनका प्लस या माइनस करके हमारा क्या आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट, मतलब कि -7 आ जाए, ठीक है। अब करो इसको, कैसे करोगे, दो ग्रुप कैसे बनाओगे आप लोग। मैं कह रही हूँ कि इसको ऐसे करो, अगर मैं इन दोनों तीनों को साथ में रख लूँ, इसको अलग से रखूँ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5, हाँ 12 और 5, 12 और 5 आ गए मेरे नंबर, 12 और 5, 12 और 5 को माइनस करके 7 आ रहा है, बट मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि मैं 5 - 12 कर दूंगी, ठीक है। 12 और 5 मेरे को दो ऐसे फैक्टर मिल चुके थे जिनका -7 आ रहा था, मेरा सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा था, इनका 7 आ रहा था, बट मेरे को -7 चाहिए था, तो मैंने इसलिए 5 को आगे रख लिया, ठीक है। अब -7 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, -7 की जगह मैं लिख दूंगी 5 - 12। अब x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या किया, अब मैंने इन दोनों, पहले दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से -12 कॉमन आया था वो निकाल लिया। अब देखो इन ये दो नंबर हैं, इन दोनों में से x + 5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 12, ठीक है। तो x + 5 दोनों का बाहर गया, यहाँ पे x बच गया था, यहाँ पे -12 बच गया था, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या स्टेप होता है, इसके बाद होता है आइदर x + 5 = 0 और x - 12 = 0, इन दोनों को =0 रख लो, यहाँ से x की वैल्यू -5 आ जाएगी, यहाँ से 12। अब देखो x - 5 नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू, क्यों नहीं हो सकता -5, देखो x क्या है, एक लेंथ है, लेंथ है ना, किसी भी चीज़ की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बेस है ना ये, x क्या था, हमारा बेस था, तो बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये -5 हमारी रिजेक्ट हो जाएगी और 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेस हमारा आ गया 12 और हमारा एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, 12 - 7 = 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 6th क्वेश्चन है हमारा। A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो ये स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए क्वेश्चन में कि लेट क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बेस को लेट कर लिया था एक्स, और तो इस क्वेश्चन में हम किस चीज़ को लेट करेंगे, तो हमें जो फाइंड आउट करने को कहा हुआ है ना, वही हमें लेट करना होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। जैसे इसमें कहा है हमें फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हमें दो चीज़ें पता करनी है, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल, जो टोटल जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो पता करना है, और दूसरी एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट पड़ रही है हमें वो पता करना है। तो दो चीज़ें पता करनी है, अब इन दोनों में से एक चीज़ को हम लेट करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट करेंगे, और पिछले क्वेश्चन में हमें ऐसा ही था, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो हमें बेस और एल्टीट्यूड था ना, बेस और परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ पता करनी थी, तो हमने बेस को एक्स लेट कर लिया था, तो एक चीज़ को ही लेट करते हैं, हमें दो चीज़ें, इसमें क्वेश्चन में भी दो चीज़ें पता करने को की थी, दो साइड बेस और परपेंडिकुलर, उसमें बेस को एक्स लेट कर लिया था। अब इसमें मैं नंबर ऑफ टॉयज को लेट करूंगी। वैसे भी आप लोग जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आप लोगों को सब कुछ आ जाएंगी स्टेटमेंट बनानी। अब देखो कोई भी एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मान लो कोई भी एक फैक्ट्री टाइप इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या कर रही है, कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बना रही है, जैसे कोई इंडस्ट्री कुछ बनाती है, कोई कुछ बनाती है, कोई खिलौने का भी क्वेश्चन है शायद इसमें, कि एग्जाम्पल है खिलौने की, ठीक है। और अब क्या बना रही है, वो क्या बना रही है, इंडस्ट्री पोल्ट्री आर्टिकल्स बना रही है। आगे क्या कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन पे कुछ देखा गया, क्या देखा गया, कि जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की, कॉस्ट क्या होती है, लागत, जो लागत है एक आर्टिकल की लागत है, वो एक आर्टिकल की लागत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ईच लिखा है ना, तो वो एक आर्टिकल की लागत की बात कर रहा है, वो क्या है,
वो कह रहा है कि जो एक आर्टिकल की लागत है ना वो 3 more than twice the number of article produced on that day। तो वो कह रहा है कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है ना, यहाँ पे देखो लिख के देखते हैं इसको रफ में क्या लिखेंगे। वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, शॉर्ट में लिख के देखते हैं इस बात की। वो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो 3 more than, 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ये मैंने जो ये लिखा है ना शॉर्ट में, ये सब बात, ये यहाँ तक उसने यही बात किया ओनली। ठीक है, इन 4 लाइनों में उसने जो मैंने ये लिखी है ना, ये शॉर्ट में लिख दी, ये बात की है। वो क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है ना एक आर्टिकल की, वो क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, कॉस्ट एक आर्टिकल की कितनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 ज़्यादा है। तो मैंने ये शॉर्ट में बात लिख ली। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज, अब हमें उस खास दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग। जब यूज़ करेंगे ना तो यहाँ से देख के जल्दी जल्दी यूज़ हो जाता है, अगर शॉर्ट में लिख ले तो। प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से एक बात समझ लेना कि ये तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ये उसकी टोटल कॉस्ट है, कि उसे जितने भी आर्टिकल उसने प्रोड्यूस किए होंगे उन सब की कॉस्ट का सम है ये। मतलब कि ये एक, अगर वो खिलौना बना रही है तो ये एक खिलौने की कॉस्ट है, और ये सारे खिलौनों की कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट मतलब सारे खिलौनों की कॉस्ट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो लेट करेंगे। लेट, अब सही से आंसर हमारा यहाँ से शुरू हुआ। ये तो मैंने वैसे ही रफ में, मैं हमेशा शॉर्ट में लिख लेती हूँ बातों को, ताकि जल्दी से मुझे समझ में आ जाए चीज़ें। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज एक्स। तो मैंने एक्स नंबर ऑफ टॉयज मान लिया कि उस, सॉरी नंबर ऑफ टॉयज नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि वो टॉयज बना रही है। एक एग्जाम्पल है ना उसमें टॉयज बना रही है, तो ये मर्ज हो गया था क्वेश्चन उससे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज एक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बना रही है, हमने मान लिया एक्स बना रही है। अब देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें पुट करो। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, वो नंबर ऑफ टॉयज का दुगने से 3 ज़्यादा है। अब नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, एक्स हैं, उसका दुगने से, तो मैंने दुगना कर दिया, 2x हो गया। नंबर ऑफ टॉयज के दुगने से 3 ज़्यादा है। या फिर ये कह लो कि इसमें मैंने ये जो शॉर्ट में बात लिखी थी ना, इसी में पुट कर दिया। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय तो ऐसे ही रहा। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने मान लिए हैं कि टोटल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x + 3। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की लागत कितनी पड़ रही है, नंबर ऑफ टॉयज के दुगने से 3 ज़्यादा। ठीक है, अब आगे देखो, आपको एक ये बात, ये फॉर्मूला सा रफ में लिख देती हूँ कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला कहता है। टोटल कॉस्ट का, किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, सॉरी ईच आर्टिकल, बार बार टॉय ही निकला है मुँह से, सॉरी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखना। किसी भी चीज़ की आप लोगों को टोटल कॉस्ट निकाल रही हो, आपको कितनी पड़ रही है कुल लागत, तो क्या होता है वो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि एक आर्टिकल की लागत मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल आप कितने प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ए टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक आर्टिकल की लागत मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल जितने आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है, 90 दी हुई है, हमें दी हुई है ना 90, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट हम लिख देंगे 90। अब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हमारे पास क्या है, ये देखो 2x + 3 आया था ना, उसने कहा था ना कॉस्ट ऑफ ईच टॉय नंबर ऑफ टॉयज के दुगने से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2x + 3 आ चुकी है हमारी। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 2x + 3 आ गई हमारी। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितनी है, ये तो हमने लेट किया कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज एक्स, लेट किया हुआ है, तो सबकी वैल्यूज पुट कर दी। तो टोटल कॉस्ट गिवन थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे इस रिलेशन से आ गया, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हमने लेट किए थे एक्स। अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा।
क्या किया मैंने, x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही किया। अब मैं क्या करूँगी, सबको लेफ्ट साइड ले आऊँगी, यहाँ पे माइनस आएगा। अब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगी इसको, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे एक्स स्क्वेयर, सबको एक्स स्क्वेयर के आगे, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म के आगे ना माइनस देखने की आदत नहीं होती, उसे पॉजिटिव देखने की आदत होती है सबको, तो इसको पॉजिटिव बना देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं सारी टर्म्स में से। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाता है, पीछे वाली जितनी भी टर्म्स होती है ना, माइनस जैसे कॉमन ले लिया मैंने, सारी का क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ये माइनस की नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव थी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव थी नेगेटिव होगी, ठीक है। सबका साइन चेंज कर दो, बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करूंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारा 180। अब 180 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 90 45। अब जो भी ये फैक्टर्स आए हैं ना, जो भी ये वाले फैक्टर्स आए हैं, इनके दो ऐसे ग्रुप बनाएंगे, दो ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिनका प्लस या माइनस करके एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए, ठीक है। प्लस या माइनस करके एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा, 3 है, तो 3 मिलना चाहिए। तो बना के देखते हैं ऐसा एक ग्रुप, करो ट्राई। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों को अलग रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12, 3 5 जा 15, तो 12 और 15, हाँ 12 और 15 को माइनस करके आ रहा है, मतलब तो 15 और 12 की हमारी सब्सट्रैक्शन क्या आ रही है, 3 आ रही है ना। इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे, 15 माइनस 12 कितना होता है, 3 होता है, तो मुझे दो ये फैक्टर मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3 की जगह क्या लिख दूंगी, 15 माइनस 12 लिख दूंगी। अब क्या करूँगी, एक्स को अगले स्टेप में इनसे दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 15x आ जाएगा माइनस 12x आ जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँगी, पहली दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है और पिछली दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है लूँगी। पहली दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है, ओनली x बाहर गया, यहाँ पे रह गया 2x और यहाँ पे रह गया 15। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 6 माइनस 6 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन गया, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 15। अब देखो, अब इन दोनों, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों में से कॉमन निकालो, मेरा आ गया यहाँ से कॉमन 2x प्लस 15। देखो 2x प्लस 15 इसमें भी है, 2x प्लस 15 इसमें भी है, ठीक है। तो कॉमन गया, यहाँ पे तो रह गया x, यहाँ पे रह गया -6। अब देखो जब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, आइदर दिस 0, मतलब एक बार तो इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख लेंगे, एक बार इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख लेंगे। जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे वहां से वैल्यू आएगी x इक्वल टू 6। जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, यहीं पे कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15/2। तो एक फैक्टर ने वैल्यू क्या दी x की, 6 दी, दूसरे फैक्टर ने क्या वैल्यू दी, -15/2। तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, देखो x क्या लेट किया था हमने, x लेट किया था हमने the number of articles produced on that day। the number of articles लेट किया था, तो number of articles तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारी रिजेक्ट होगी, तो हमारा आंसर क्या गया, x इक्वल टू 6। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो हमने प्रोड्यूस किए थे वो कितने आ गए, 6। तो x हमारा 6 आ चुका है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स टोटल प्रोड्यूस तो हमारा 6 आ चुका है, हमें बट हमने दो चीज़ें निकालनी थी। पहली चीज़ तो ये निकालनी की थी कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो हमें पता है 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो वो आ जाएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आया है हमारे पास 15। तो 6 तो हमने टोटल नंबर जो आर्टिकल के हमने बनाए हैं, वो तो जो इंडस्ट्री में बनाए गए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हैं। तो मतलब 6 आर्टिकल बनाए हैं इंडस्ट्री ने, और एक की कॉस्ट कितनी पड़ रही है इंडस्ट्री को, 15 पड़ रही है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।